जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सौरथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेकचंद और आज हम डिस्कस करेंगे योजना मैगज़ीन जो कि जनवरी मंथ की है। ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो होगा। 4 वीडियो मैं ऑलरेडी इसमें लेके आ चुका हूँ, तो उसको आप जाके पहले वॉच कर सकते हो अगर नहीं वॉच किया है तो आज का जो हमारा जो इस टॉपिक रहेगा इस योजना मैगज़ीन का, वो रहेगा रोल ऑफ मीडिया एंड रिटन बाय प्रोफेसर संजय द्विवेदी। रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप ऐसे राइटिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए भी। तो देख लेते हैं। जर्नलिज्म का हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत ही रोल रहा है और ये एक इफेक्टिव टूल है फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी नेशन को या सोसाइटी को बदलने के लिए मीडिया का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। जो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला न्यूज़पेपर आया था हिंदी में, उसका नाम था उड़ांत मर्तांड था, जिसका मोटो था फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट ऑफ दी कॉमन सिटीजन्स। ये जो जर्नलिज्म है ये हमारे जो कॉमन पीपल्स हैं या कॉमन सिटीजन्स हैं उनको सेफ गार्ड्स करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी के अंदर तो मीडिया सबसे पहले उसको बाहर निकाल के ले आता है, तो इसलिए हमको ये सेफ गार्ड करता है। गवर्नमेंट भी ऐसे फालतू के डिसीजंस नहीं ले सकती क्योंकि मीडिया उसको रोक देता है ऐसा करने से। ठीक है जी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ये। तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा है जुडिशरी एंड ये चौथा होता है प्रेस या तो जर्नलिज्म। ठीक है जी। तो ये हमारे डेमोक्रेसी को चलाने के लिए भी इसका बहुत ही रोल है। एंड थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने सबसे पहला इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर लॉन्च किया था बंगाल गैजेट के नाम से। इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जो मैं पहले बताया था हिंदी न्यूज़पेपर था इंडिया के अंदर। ठीक है जी। उड़ान मरतांड करके ये है जो बंगाल गैजेट, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। 1780 में ये चलाया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने। तो हिक्की ने ही जर्नलिज्म का इंडिया में सबसे पहले फाइट की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। ए व्हीकल ऑफ चेंज एंड कॉन्शियसनेस। जो मीडिया का जो रोल बता रहे हैं इसमें, ये एक चेंज लाने का एक मतलब मॉडल है। इसी के थ्रू हम किसी भी सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकते हैं। इट हैज़ ए क्रिटिकल रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग ए पब्लिक ओपिनियन ऑन एनी प्रीवलेंट इश्यूज़। कोई भी इश्यू हो उसमें क्या है, मीडिया का बहुत ही अहम रोल रहता है। एंड जो इसके जो 2 बड़े अहम रोल रहते हैं मीडिया के, वो ये हैं। एक तो ये कम्युनिकेट कराता है मतलब पीपल्स को गवर्नमेंट के साथ, कम्युनिकेशन लिंक का काम करता है। और दूसरा होता है गवर्नमेंट को चेक देना, मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट गलत काम या गलत डिसीजन लेती है या फिर कोई गलत लेजिस्लेचर लाती है तो उसको रोकने का काम भी हमारा मीडिया ही करता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। मीडिया और मास मीडिया रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ एनी सोसाइटी और कंट्री। कोई भी सिचुएशन अगर मान लो, गवर्नमेंट तो कुछ भी बता सकती है कि भाई ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है किसी भी सोसाइटी में किसी भी कंट्री के अंदर, वो मीडिया ही बताती है कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ये इसमें गलत रिपोर्ट्स के अंदर गलत दिखाया जा रहा है, जबकि एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है। तो मीडिया का बहुत रोल है इस चीज़ में भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। जैसे ही आईटी का रोल आया है, इंटरनेट और ये सब चीज़ आई हैं, तो पहले जो मीडिया हुआ करती थी पूरी सेंसरशिप हुआ करती थी अंग्रेज़ों के टाइम में। उसके बाद भी उसको काफ़ी कंट्रोल करके रखा था एंड कोई भी चीज़ दिखाने से पहले उसको देखा जाता था कि क्या दिखाया जा रहा है बेसिकली। तो उसके बाद जो जैसे ही इंटरनेट का ज़माना आया उसमें तो सब कुछ ऐसे ही चल गया, सभी लोग कुछ भी डाल देते हैं, तो वही चल रहा है अभी। एंड द वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स अलोइंग ऑल प्लेसेस टू स्टे इंटरकनेक्टेड। अभी इंटरनेट के टाइम में क्या सभी जगह हैं जो ऑटोमेटिकली अपने पूरा जो वर्ल्ड है एक इंटरकनेक्टेड हो गया है, सभी के साथ आपस में जुड़ गया है। एंड एक बर्थ हुआ है डिजिटल मीडिया का, जिसको हम न्यू मीडिया भी बोलते हैं। डिजिटल मीडिया को हम न्यू मीडिया भी बोलते हैं। एंड जो 21st सेंचुरी है इसको हम सेंचुरी ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। एंड सोशल मीडिया विच में हैव अडोप्टेड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। अभी क्या है, ज़्यादातर लोग क्या है मतलब आपस में ऐसे बात नहीं करते हैं ज़्यादा जनरली, आपने देखा होगा।
लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इधर हर टाइम मिलेंगे आपको। ठीक है जी। तो ये हो गया, नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग सोशल मीडिया इन दी वर्ल्ड हैज़ एक्सीडेड द नंबर ऑफ़ पीपल हु डू नॉट यूज इट। जो लोग यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को वो अभी बढ़ चुके हैं कंपेयर दैन जो यूज नहीं कर रहे हैं। जे अभी क्या है 51% जो लोग हैं वर्ल्ड के अंदर वो सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये इसमें बताया है। उसके बाद है एक रिपोर्ट निकाली है डाटा रिपोर्टल ने, उसके अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं ये कि हर एक जो यूजर है जो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है वो एटलीस्ट 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स हम डेली सोशल मीडिया के ऊपर रहता है। तो ये बहुत बड़ा टाइम है 2 आवर्स 22 मिनट्स डेली रहना। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑफ द अमेरिकन कंपनी क्या बोलते हैं सिस्को ने 2021 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर ये इंडिया के बारे में रिपोर्ट निकाली हुई है कम्प्लीटली। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि जो इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन है वो 83 मिलियन मतलब हो जाएंगे 2022 के अंदर। ठीक है जी, डबल हो जाएंगे, मतलब लगभग जितनी अभी हैं उनसे डबल हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ निकाली थी कि जो यूज ऑफ इंटरनेट है वो भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा 2022 में। ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ़ फेसबुक यूजर्स इन इंडिया के अंदर हैं 300 मिलियन एंड नंबर ऑफ़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं 200 मिलियन एंड नंबर ऑफ़ ट्विटर यूजर्स हैं 30 मिलियन। ठीक है जी। तो ये जो डिजिटल मीडिया और न्यू मीडिया और ये सब चीज़ जब से चली हैं सोशल मीडिया वगैरह, तो उससे क्या हुआ कि फेक न्यूज़ का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आजकल क्या है ये पता नहीं चल रहा है कि लोगों की कि कौन सी न्यूज़ पे हमको बिलीव करना चाहिए, कौन सी पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा आजकल कुछ भी डाल देता है और मतलब ऐसे ही है। तो ये हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम पहले आई थी लेकिन अभी वहाँ पर रिजॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन है लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनकी वजह से क्या है वो अपने आप पता लगा लेते हैं हमको कौन सी चीज़ें गलत हैं उनके लिए और कौन सी चीज़ें सही हैं। तो फेक न्यूज़ का जो बोलबाला है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। एंड एक माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के बारे में बताया इसमें 2019 में इंडिया के बारे में बताया कि इंटरनेट यूजर्स इंडिया आर दी मोस्ट वल्नरेबल टू दी फेक न्यूज़। मतलब इंटरनेट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाते हैं वो इंडियंस ही फैलाते हैं। एंड दिस रिपोर्ट के सर्वे के अनुसार उन्होंने 22 कंट्रीज़ का सर्वे किया था और बोला था कि 64% इंडियंस आर दी विक्टिम्स ऑफ फेक न्यूज़। मतलब 64% जो लोग थे उसमें वो इंडियंस थे जो कि इंटरनेट के ऊपर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था। एंड अर्लियर इन्फॉर्मेशन रीच्ड द पीपल ओनली थ्रू एन अप्रूव्ड प्रोसेस। जो मैं पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी पहले क्या था, कोई भी मीडिया मल्टीमीडिया या कुछ भी कोई डालता था तो वो क्या है एक अप्रूवल लेने के बाद ही डाल पाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी एवरीवन इज ए क्रिएटर एंड पब्लिशर। अभी हर एक बंदा व्हाट्सएप या फेसबुक पर कुछ भी डाल देता है कोई पोस्ट और उसको फॉरवर्ड कर देता है। एंड नाउ एवरीवन वांट्स टू पुट फॉरवर्ड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। है तो अच्छी बात ही, लेकिन क्या है इससे फेक न्यूज़ और ये सब चीज़ जो फैल रही हैं उसका सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि हर एक बंदा अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है नेशन बिल्डिंग के अंदर कि क्या क्या इश्यूज हैं नेशन में उनको कैसे रिजोल्व किया जाए, तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं सभी लोग। द सेम इन्फॉर्मेशन कैन बी गुड फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल एंड बैड फॉर अनदर। होता क्या है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार क्या होता है कि किसी के लिए तो वो अच्छी होती है, किसी के लिए बेकार होती है। तो यही चीज़ें हैं कि फेक न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फोकस किया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको फेक न्यूज़ वगैरह नहीं फैलानी चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो अच्छी हो सभी के लिए अच्छी हो। तो हमें एक ब्रॉड माइंड से सोचना होगा। टुडे वी लिव इन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन बूम एंड वर्ड्स लाइक पोस्ट ट्रुथ हैव बीन इंक्लूडेड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। क्या होता है कि पोस्ट ट्रुथ का मामला कब होता है, बहुत सी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो मतलब कि पहले से किसी फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहती कि ये सही है या गलत है। उनका क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और सेंटिमेंट्स के ऊपर पता चलता है कि हाँ ये गलत है या तो फिर सही है। तो वही है पोस्ट ट्रुथ, मतलब उसके बाद में ही पता चलता है। तो इसलिए उनको बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से कमेंट करना चाहिए। तो वही इसमें बताया हुआ है पूरा। एंड डिजिटल वर्ल्ड द वे फेक न्यूज़ ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड ए सीरियस कंसर्न।
अभी क्या है, जैसे ही ये हमारा फेसबुक एंड व्हाट्सएप्स वगैरह आए हैं, उनकी वजह से क्या है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सोशली ये सब चीज़ें, इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेकार है। क्योंकि अगर मान लो कोई किसी दूसरी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोल दे, तो उन कम्युनिटीज़ को वाले बारे जो लोग हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वो। तो इससे होगा क्या कि मतलब बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो जाएगा कंट्री के अंदर। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। एंड पब्लिक एजुकेशन के बारे में मतलब रोल ऑफ मीडिया ही बताया है इसमें। मतलब मीडिया का ये भी एक रोल है कि भाई वो पब्लिक को एजुकेट करे, उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स है ये मतलब जर्नलिज्म का। एंड वी आर ग्रेजुअली नेगलेक्टिंग, इसको हम क्या है आजकल क्या है, इसको नेगलेक्ट करते जा रहे हैं कि हमको पब्लिक को भी एजुकेट करना है। तो इस चीज़ को मीडिया को सोचना चाहिए। एंड इट इज़ आल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म टू सस्टेन सोसाइटीज विजन एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस इन फेवर ऑफ द नेशन। तो मतलब वो जो लोगों के अंदर ये जगाना कि भाई आप हमारा जो नेशन के बारे में कुछ अच्छा करने के लिए सोचो, तो इसके बारे में भी जगाने के लिए भी कौन है, मीडिया का ही रोल होना चाहिए। तो ये इसमें बताया है। ए न्यू बिगनिंग हैज़ बीन मेड इन इंडियाज इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल जर्नी। इंडियाज आइडेंटिटी इज चेंजिंग एंड इट इज़ नॉट ओनली ए कल्चरल हायर ऑफ द accomplished ट्रेडिशन बट आल्सो ए रैपिडली डेवलपिंग नेशन। पहले जो सोच रखते थे लोग, पहले सोच रखते थे कि इंडिया क्या है, एक पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उन्हीं को फॉलो करता आ रहा है, ट्रेडिशनल कंट्री है। लेकिन अभी क्या है, हमारी जो नेशन है बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो रैपिडली डेवलपिंग नेशन बन चुका है अभी इंडिया। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री इज़ दैट वी यूनाइट स्विफ्टली इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस। ये बता रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो क्राइसिस के टाइम पे तो मतलब बहुत जल्दी एक हो जाती है, लेकिन फिर से तुरंत के तुरंत वैसे ही हो जाती है जैसे पहले थी, मतलब डिवाइड हो जाती है आपस में। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम जो वी हैव ए क्रिएटिव विजन इन दी माइंड्स ऑफ द पीपल, मतलब अगर हम लोगों के मन में ये बात फैला दें या फिर ये जगा दें कि हम हर टाइम में मतलब या तो हमारा अच्छा टाइम चल रहा हो या तो बेकार टाइम चल रहा हो, तो हम एक साथ रह सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारी जो यूनिटी है वो बहुत ही गुड हो जाएगी। और नेशन का जो यूनिटी में क्या है, यूनिटी से ही सब कुछ होता है। तो नेशन अच्छे से ग्रो करेगा अगर यूनिटी रहेगी तो ये इसमें बोल रखा है पूरा का पूरा। एंड द फंक्शन ऑफ मीडिया इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पीपल इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पीपल केटरिंग टू देम एंड एनहेंसिंग देयर इंटेलेक्चुअल लेवल। तो यही है कि रोल ऑफ मीडिया इसमें बताया है कि जो मीडिया है जो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और उनके अंदर केटरिंग दैन एनहेंसिंग देयर इंटेलेक्चुअल्स लेवल, तो उनके जो मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाए। डेमोक्रेसी इज़ realized and made meaningful through such participation. It is responsibility of the media to inculcate in the readers and viewers a serious understanding of the concerns related to the public and the issues of our country is facing। मतलब यही है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि वो लोगों को बताए कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है और कौन से स्टेप्स कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, और अभी जो क्या क्या इश्यूज हैं कंट्री के अंदर उनको कैसे कैसे फेस किया जा सकता है। तो यही सब चीज़ इसमें मीडिया का रोल बताया हुआ है। बिफोर अटेनिंग इंडिपेंडेंसी द पीपल कमिटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल यूज टू एंगेज इन जर्नलिज्म। तो इंडिपेंडेंसी के टाइम पे भी जर्नलिज्म का बहुत बड़ा रोल रहा था अपनी इंडिपेंडेंसी को दिलाने के लिए, और लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और स्वराज का जो सिस्टम चलाया था गांधी जी द्वारा, तो ये भी हमारा मतलब उसी के थ्रू आया था, जर्नलिज्म के थ्रू सभी तक पहुंचाना ये बात। ठीक है जी। एंड आवर मीडिया शुड आल्सो गेन ग्लोबल रीच एंड क्रिएट ए ग्लोबल आइडेंटिटी टू रेज इंडियाज वॉइस इन दी वर्ल्ड। तो जो हमारी मीडिया है ये क्या है कि आजकल मतलब वर्ल्ड में पहुंच चुकी है पूरे में और अपनी एक पहचान बना चुकी है। एंड टुडे द प्रेस ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। और अभी मीडिया क्या है समझ चुकी है और वो नेशन बिल्डिंग में पूरी तरह से हमारी भागीदारी बन चुकी है। ठीक है जी। तो ये जो आर्टिकल है ये यहीं पे समाप्त होता है। ये नेक्स्ट आर्टिकल है रिफॉर्मिंग कास्ट इन न्यू इंडिया। अमिता
अमिता भिड़े जी ने ये लिखा है। तो ये जो तो इस आर्टिकल के अंदर पूरा का पूरा जो इंडिपेंडेंसी से लेकर के रिसेंट टाइम तक का जितना भी कास्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए इंडिया के अंदर, क्योंकि कास्टिज्म तो पहले से ही है इंडिया में। इंडिपेंडेंसी से पहले तो बहुत ही मतलब बेकार कंडीशन थी जो लोअर कास्ट की। एंड अभी तो फिर भी ठीक हो गया, इतना ज़्यादा फिर भी मतलब इतना ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है। लोग अभी भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये उस कास्ट का, ये उस कास्ट का। तो उसी के बारे में पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट होता है कास्टिज्म का। तो प्री इंडिपेंडेंसी इंडिया कास्ट वाज सीन एज द सोशल क्वेश्चन। पहले इंडिपेंडेंसी से पहले इसको एक सोशल क्वेश्चन माना जाता था और सोशल रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इंडिपेंडेंसी के बाद क्या हुआ, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली और उससे क्या हुआ कि इसको एक पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इशू मानने लग गए थे लोग। और इसको उसके बाद इनको काफ़ी मतलब इस इशू को काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस दी गई। उसके बाद है, पहले क्या होता था, लोगों को जो लोअर कास्ट वाले जो लोग थे उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी मतलब सोचते थे कि इनके साथ हम पानी नहीं पी सकते हैं, है ना। उसके बाद टेम्पल्स में एंट्री बंद थी एंड उनको बिल्कुल एकदम डिस्क्रिमिनेट किया जाता था हर जगह से। एक्सप्लोटेशन किया जाता था उनके साथ कास्ट बेसिस पे। तो ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे उनके साथ, तो उन लोगों ने बहुत सफ़र भी किया। सब्जेक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड रिफॉर्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज ए सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट। जो कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बनने के टाइम पे बहुत इसके ऊपर डिबेट चली। बहुत लोग बोल रहे थे कि इसको हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं देनी चाहिए, बहुत लोग बोल रहे थे कि इसकी बैकिंग के बगैर मतलब कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही डिबेटल क्वेश्चन रहा। एंड उसके बाद स्पेशली फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, तो शेड्यूल्ड कास्ट जो थी, एससी कैटेगरी जो थी, वो बहुत ही परसिक्यूटेड कम्युनिटी थी इंडिया के अंदर। एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंसी स्टेट टुक ऑन द मेंटल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन heralding a shift domain of caste reform to the political and economic sphere and not just restricted to the social। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिलने के बाद इनको क्या है, सिर्फ सोशल इशू नहीं रहा, ये इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल इशू बन चुका था, ये इसमें बताया है। उसके बाद है जी, एजेंसी ऑफ द कास्ट हु वर प्रीवियसली लेबल्ड ओनली एज द विक्टिम्स डिप्रेस्ड एंड लैकिंग ए वॉइस। होने क्या लगा, पहले क्या लोग जो डिप्रेस्ड थे, विक्टिम समझे जाते थे हमेशा, और जिनके कोई आवाज़ उठाता नहीं था, उन्होंने भी अभी क्या करना शुरू कर दिया था, एक अपनी अपनी एजेंसी बनानी शुरू कर दी थी। उनका मतलब ऑर्गेनाइज होने शुरू हो गए थे वो लोग भी। तो इसी का इसमें बताया हुआ है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ practices such as reservation of education, jobs and election of people's representatives has been much easier than the transformation in the structure of these institutions and the texture of actual governance। यानी कि जो इनका इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस में क्या होता था, इनको महत्व देने लग गए थे लोग कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनको रिजर्वेशन मिलने लग गया, जॉब्स में भी, इलेक्शंस में भी। तो इनका क्या भी रिप्रेजेंटेटिव्स आने लग गए थे, मतलब वही इसमें बोल रखा है। इनेबल दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दलित कास्ट, जो दलित कास्ट थी उनकी अपनी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्रिएटेड क्रिटिकल स्पेस एंड वॉइस विद इन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन स्पीक फॉर एक्सक्लूडेड। जो एक्सक्लूडेड कास्ट थी उनके बारे में लोग, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो आपस में बातें करने लगी थी और उन अपना पॉइंट रखने लगी थी कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। स्टेट एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू इन्वेस्टिगेट एंड डिलीवर जस्टिस इज नॉट ए स्मॉल मैटर। उनको क्या किया था, जो स्टेट पुलिस थी वो भी मतलब उनको जस्टिस दिलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्डिंग थी कि आपको देना ही है, इनको क्या 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 प्रॉब्लम है, इनको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। एंड दी आर्टिकुलेशन ऑफ एक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटीज एज ए क्राइम, डिमांड फॉर इफेक्टिव बजटरी एलोकेशन फॉर दलित्स, हाँ जी, एक्सपोजिशन, ये सब उस टाइम की क्या है, ये बताए रखे हैं कि किस तरीके से जो दलित्स हैं उनका वॉइस आगे निकलती है। ठीक है जी। तो अभी क्या होने लग गया था कि एक्सपोजिशन ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन
मतलब उनको किस तरीके से मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको एक्सपोज कर दिया था इन लोगों ने। एंड दलित की स्टडीज़ होने लगी थी, लोग हम पढ़े लिखे बनने लग गए थे कि किस तरीके से क्या हुआ था उनके पास्ट में, किस तरीके से वो इतने पीछे रह चुके हैं। उसके बाद एसोसिएशनिज्म मतलब एसोसिएशंस दलित की आपस में बनने लगी थी। उसके बाद मूवीज़ या फिल्म्स के द्वारा भी लोगों को बताने लग गए थे कि भाई इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो पीछे पिछड़ चुकी है। एंड इस तरीके से हमारा जो पावर ऑफ दलित है की जो वॉइस है वो बाहर निकल के आती है। एंड पैसे विक्टिम जो पहले थे अभी एक्टिव इंटरलोक्यूटर बन चुके थे, वो अभी अब मतलब बाहर आ चुके थे टोटली। ये आफ्टर इंडिपेंडेंसी की बात की जा रही है। एंड एग्जिस्टिंग चैलेंजेस, अभी भी जो चैलेंज हैं उनके बारे में थोड़ा बताया है कि जो सबसे ज़्यादा जो परसिक्यूटेड है अभी भी फ़िलहाल वो है दलित वूमेन, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन है अभी भी। डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यू था वो ये था कि जो सिटीज़ होंगी इंडिपेंडेंसी के बाद उनके अंदर अर्बनाइजेशन एज ए पॉसिबल साइट्स ऑफ लिबरेशन ऑफ दलित्स। उनका क्या है, दलित्स हैं जो बिल्कुल एकदम से बढ़िया से रहेंगे और एकदम फ्रॉम द ट्रेडिशन एंड सफरिंग बाउंड विलेज एंड रूरल सोसाइटी। जो पहले विलेज के अंदर और रूरल सोसाइटीज मतलब गांव के अंदर क्या रहता था, दलित्स को बिल्कुल अलग ही नज़रों से देखा जाता था। तो अंबेडकर जी का पॉइंट था कि जब अर्बनाइजेशन हो जाएगा तो दलित्स को ऐसे नहीं देखा जाएगा और सब कुछ इक्वल हो जाएगा, ये उनका व्यू था। लेकिन ऐसा रहा नहीं। अभी आप देख ही सकते हो कि सिटीज़ के अंदर भी क्या है, स्लम्स में दलित्स बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, अनक्लीन एंड सैनिटरी ऑक्यूपेशंस में ज़्यादातर लोग दलित्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ बताई जा रही है कि अभी भी कोई कंडीशन इतनी खास सुधरी नहीं है, अभी भी वही है। एंड सीन एज द एक्सप्रेशन ऑफ लीगेसी ऑफ स्पेशल एक्सक्लूजन फ्रॉम द विलेजेस, द ड्रीम दैट सिटीज आर फोर्स ऑफ लिबरेशन बाय देयर वेरी नेचर इज प्रूविंग टू बी रॉन्ग। तो अभी ये क्या है, गलत सिद्ध हो गया है कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं उनके ड्रीम के अकॉर्डिंग। एंड इलेक्शंस टू ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट एंड बिल्ड ऑन कास्ट इक्वेशंस एंड मोबिलाइजेशंस। जो इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ मतलब कास्ट बेसिस पे और अपने मोबिलाइजेशन करती हैं, अपने अलग अलग मतलब इक्वेशंस बनाती है कि इस तरीके से भाई इस कास्ट के लिए किया जाए, इस तरीके से इस कास्ट के लिए किया जाए। तो उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा कास्टिज्म हो जाता है। एंड वी मे बी वेरी फार फ्रॉम ए casteless society, but we have definitely moved the needle from a society in which caste was an accepted dispenser of privilege to one where such dispensation of privilege on the basis of birth is contested and challenged। मतलब वही बता रहा है कि कोई ज़्यादा अंतर आया नहीं है, अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं कि कास्ट है, जो कास्टिज्म क्या बाई बर्थ ही चल रहा है। लोग गांव में भी जाके आपने देखा होगा कि उनकी जो सोसाइटी है दलित्स की वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से ज़िंदगी जी रही है, उनका जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है बिल्कुल डाउन है अभी भी देखा जाए तो, इतना होने के बाद भी। तो इसके बारे में वही है। एंड रिफ्लेक्शंस हैं डीप एम्बेडेडनेस इन आवर सोसाइटी। ये क्या है कि जो कास्टिज्म है ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही मतलब अंदर तक जा चुका है। एंड इसको निकालना मतलब एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन द क्रिएटिंग इफेक्टिव अल्टरनेट प्रिंसिपल्स फॉर इंक्लूजन एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब उनको क्या है कि अलग से नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग इफेक्टिव अल्टरनेट प्रिंसिपल्स फॉर इंक्लूजन एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब उनको क्या है कि एक अल्टरनेट उनको लिए अलग से चीज़ें खोली जाएं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं अलग अलग सभी को। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये आर्टिकल यहीं पे ही कंप्लीट होता है, तो फिर भी मैं इसके बारे में एक और बात बताता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं दलित्स के बारे में कि भाई दलित्स को क्या है कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिया गया है उसको नहीं देना चाहिए था। तो मतलब इनको क्यों दिया फालतू का, ये मतलब डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। रिजर्वेशन से क्या सोसाइटी डिवाइड होती है कि भाई एससीज को इतना रिजर्वेशन है, ओबीसीज को इतना है एंड जनरल्स को बिल्कुल नहीं है। तो होता क्या है, अगर आप खुद को सोच के देखो, अगर मान लो कोई भी दलित है, दलित मतलब वो उसकी जो पढ़ाई का जो जो एजुकेशन का जो लेवल है वो कहाँ से उठ के आया है, जीरो लेवल से। उस कंडीशन में अगर आप होते तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते। तो वही है, तो उनको जो इस कंडीशन में रह के भी वो
इतने ऊपर तक आए हैं, आपके लेवल तक खड़े हुए हैं, तो उसमें भी उनका मतलब बहुत ही मतलब इसमें एफर्ट लगा है। ठीक है जी, क्योंकि अब उन लोगों के लिए ना तो उनके हाथ में पैसे हैं इतने ज़्यादा, सोसाइटी है, और उसके बाद उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत डाउन है। घर पे लाइट की भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, खाने पीने की भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है ना जी। तो ये सब प्रॉब्लम्स को झेलते हुए ऊपर आए हैं, तो उनको मतलब रिजर्वेशन एक जेन्युइन बनता है, तभी वो इतना मतलब सोसाइटी में इक्वल परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।